Hello everyone and you're welcome on my channel Har Ghar English. So my dear students, I hope you are doing very well. And now we will discuss the MA first semester paper first. The topic is the Fairy Queen. Okay, now we will discuss the question number 7, critical appreciation of the Fairy Queen by Edmund Spencer. क्रिटिकल एप्रिसिएशन हमको लिखना है फेरी क्वीन का, जो लिख जिसके अगर हम बात करें इनको लिखने वाले यानी हमारे राइटर कौन है, एडमंड स्पेंसर है। तो बाय एडमंड स्पेंसर का मीनिंग भी यही होता है कि राइटर किसके द्वारा लिखा गया। ये आप समझ सकते हैं इस पिक के थ्रू। ये फेरी क्वीन है जो कि एक नाइट को ब्लेसिंग कर रही हैं, मतलब आशीर्वाद दे रही हैं। इस पिक के थ्रू भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, मेरे सभी स्टूडेंट जो कि हमारे चैनल हर घर इंग्लिश के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये अच्छी तरीके से जान लें कि हम आपको लेकर जो भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं वो सभी इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए पूरे ध्यान से, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस लगातार आप वॉच करते रहिए, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस कंटेंट से और इन वीडियोस से, क्योंकि पहला ऐसा चैनल है यूट्यूब का जिस पे लॉन्ग क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं। अब आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, मेरे सभी स्टूडेंट जो कि अभी नए सब्सक्राइबर हैं वो भी समझ लें कि हमारे वीडियोस में जिस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनमें सबसे पहला जो मेजर रोल है वो है हेडिंग्स का। जब भी आप किसी आंसर को लिखें तो हेडिंग ज़रूर इंक्लूड करें। हेडिंग्स अपने आप में इम्प्रेस करती है एग्ज़ामिनर को अच्छे स्कोर पाने में। एग्ज़ामिनर अच्छे मार्क्स दे करके तब वो आगे बढ़ते हैं अगर आपने हेडिंग को इंक्लूड किया है। और अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, हेडिंग को मेंशन नहीं करते हैं, तो एग्ज़ामिनर भी उस क्वेश्चन पे फिर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हेडिंग को मेंशन करें और हेडिंग मेंशन करते हुए फिर आप आगे बढ़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आंसर देख लेते हैं, क्योंकि हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर रहे हैं, मतलब आलोचनात्मक व्याख्या दे रहे हैं फेरी क्वीन की। द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1590, स्टैंड एज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस वर्क ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। एलिजाबेथन लिटरेचर के वर्क में बहुत ज़्यादा फेमस ये वर्क है जिसका नाम है द फेरी क्वीन। लिखने वाले एडमंड स्पेंसर हैं और पहली बार इसको पब्लिश किया गया 1590 में। कंसीव्ड एज एन एपिक पोएम इन 6 बुक्स, ये एक एपिक पोएम थी जिसे 6 बुक्स में लिखा गया। इट वॉज इंटेंडेड टू ग्लोरीफाई क्वीन एलिजाबेथ आई एंड इम्बॉडी मॉरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडियल्स। इस बुक में पूरी तरीके से क्वीन एलिजाबेथ को खुश करने के लिए पोएम लिखी गई, जिसमें उनके इम्बॉडी मॉरल्स थे, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडियल्स थे। Written in Spencer stanza, the poem reflects both Renaissance humanism and medieval allegorical tradition. इसको लिखने वाले एडमंड स्पेंसर ने इसको स्पेंसेरियन स्टेंजा, इनका नाम ही आप देख रहे होंगे कि इसी के नाम पर इनके स्टेंजा का नाम पड़ा, जिसका नाम है स्पेंसेरियन स्टेंजा। ये पोएम पूरी तरह रिफ्लेक्ट करती है रेनेशा ह्यूमनिज्म एंड मिडिवल एलेगोरिकल ट्रेडिशन, दोनों को ही। तो ये हमें इन दोनों एरा को रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देती है, जिसमें है पहला रेनेशा ह्यूमनिज्म एंड मिडिवल एलेगोरिकल ट्रेडिशन। अगर इनकी भी हिंदी आप चाहते हैं तो रेनेशा ह्यूमनिज्म का मतलब है कि मानवीय पुनर्जागरण, और मिडवल एलेगोरिकल ट्रेडिशन का मतलब है कि मध्य युग की जो कथाएं थी, जो ट्रेडिशनल कथाएं थी उनके बारे में, यानी उनकी कहानियों को हमें रिफ्लेक्ट करते हुए ये पोएम दिखाई दे रही है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। एलेगोरिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? एट इट्स कोर द फेरी क्वीन ऑपरेट्स एज ए वास्ट एलेगोरी। इसका जो केंद्र बिंदु है फेरी क्वीन का, वो पूरी तरीके से एक बड़े विशाल एलेगोरिकल रूप में ऑपरेट होता है। ईच बुक फोकसेस ऑन ए नाइट हु रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक मॉरल वर्च्यू सच एज हॉलीनेस, टेम्परेंस, चैस्टिटी और जस्टिस। हर किताब यानी जो भी बुक थी, 6 बुक्स का मैंने अभी आपको बताया ना, तो 6 बुक्स में से जो प्रत्येक बुक थी वो फोकस करती है एक शूरवीर के ऊपर जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक विशेष प्रकार का मॉरल वर्च्यू, यानी एक विशेष प्रकार का नैतिक गुणता। अब इस नैतिक गुण को लेकर के, जैसे कि अब कौन सा नैतिक गुण है उसके अंदर स्पेसिफिक, वो था उसकी पवित्रता, उसकी ईमानदारी, उसका न्याय करने का तरीका,
उसका मतलब जो बोल्डनेस थी उसको लेकर के इसके अंदर, या एक तरह से देखा जाए तो जो उसके अंदर ब्रेवनेस थी उसको लेकर के इस नाइट को फोकस किया गया और इस नाइट को एक मॉरल वर्च्यू का सिंबल तरीके से यूज़ किया गया। थ्रू द नाइट्स क्वेस्ट स्पेंसर एलेगोराइज द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी इलस्ट्रेटिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्च्यू एंड वाइस। नाइट्स के थ्रू हमारे स्पेंसर, जो कि एडमंड स्पेंसर हमारे पॉइट हैं, तो उन्होंने ऑलग्रीज एंड स्पिरिचुअल जर्नी को, ह्यूमैनिटी की स्पिरिचुअल जर्नी को जिस तरीके से दिखाया और एक उदाहरण देते हुए दोनों के बीच में संघर्ष को भी दिखाया। वर्च्यू एंड वाइस मतलब अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों के संघर्ष को भी दिखाया है उदाहरण देते हुए, और साथ ही जो नाइट को सिंबल के तौर पे यूज़ किया, तो स्पेंसर ने एलेगोराइज एंड स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मानवता है या जो इंसानी स्पिरिचुअल जर्नी है उसको एलेगोराइज करने की कोशिश की, यानी उसको कहानी के रूप में दिखाने की कोशिश की। दिस फ्यूजन ऑफ मॉरल डिडक्टिसिज्म विद इमेजिनेटिव नैरेटिव एग्जाम्प्लीफाइज द पोएम्स डुअल पर्पज इंटरटेनमेंट एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन। अपने आप में ये मिला जुला रूप जिसमें हम देख रहे हैं मॉरल डिटेक्टिज्म भी है, इमेजिनेशन नैरेटिव भी है, एग्जाम्प्लीफाइज भी हैं, उदाहरण देते हुए पूरी कविता के अंदर जिस तरीके से मॉरल डिटेक्टिसिज्म को दिखाया गया, नैतिकता के आधार दिखाए गए और साथ ही आपकी कल्पनाओं को भी दिखाया गया, और कहानी को जो नैरेट करने का स्टाइल है एग्जाम्पल के थ्रू, वो भी उसके अपने डुअल पर्पस को फुलफिल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरटेनमेंट एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन, पहला उसका पर्पस है आपको इंटरटेन करना और दूसरा पर्पस है मॉरल इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपको समझाना। ये था इसका एलोगोरिकल स्ट्रक्चर। इसको आप बहुत अच्छे समझ के इसी तरीके से इस पैराग्राफ को वहाँ पर नोट डाउन करिएगा एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छा स्कोर गेन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज द लिटरेरी स्टाइल एंड टेक्निक। एडमंड स्पेंसर का लिटरेरी स्टाइल और टेक्निक क्या है? Spencer employs the Spencerian stanza 9 lines at iambic pentameter lines followed by a hexameter. स्पेंसर स्टेंजा को इन्वेंशन किया और साथ ही बताया कि इसमें 9 लाइन्स होती हैं, 8 एम्बिक पेंटामीटर होते हैं और हर लाइन हेक्सामीटर को फॉलो करती है। अंडरस्टूड? यही आपका स्पेंसरियन स्टेंजा है। टू अचीव बोथ म्यूजिकली एंड ग्रैंडोर, और ये एक मतलब संगीत के आधार पे आपको आनंद देते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। हिज लैंग्वेज डेलिबरेटली इमिटेट्स archaic diction evoking medieval romance while simultaneously innovating poetic form। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि एक इनोवेटिव पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है, यानी एक नए विचार के साथ इसको रखा गया है। उनकी लैंग्वेज डेलिबरेटली इमिटेट्स आर्किक डिक्शन की है। आर्किक डिक्शन मतलब उसको पूरी तरीके से इन्होंने अनुकरण किया, साथ ही मिडिवल रोमांस को भी उठा करके इन्होंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की, जबकि उस समय के, यानी सिमिलटेनिटी का मतलब होता है कि उस समय जो चीज़ें चल रही थी उसमें इन्होंने एक नए तरीके से पोएटिक फॉर्म को इनोवेट किया। रिच इमेजिनरी, classical allusions and symbolic personifications enhance the poem's layered complexity, making it a monumental contribution to English epic tradition. रिच इमेजरी, कल्पनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से ज़्यादा दिखाया गया। क्लासिकल एल्यूजन्स दिखाए गए हैं, यानी कि उस समय के जितने भी आपके क्लासिकल एल्यूजन्स थे उनको रखा गया। सिंबॉलिक पर्सोनिफिकेशन को रखा गया। आप समझ सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशंस है, तो सिंबॉलिक पर्सोनिफिकेशन को रखा गया। साथ ही पोएम में जो लेयर बाय लेयर एक कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है, तो उसको हाई पैमाने पर या हाई पीक पर इन्हेंस किया गया। साथ ही मेकिंग इट ए मोनूमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश इपिक ट्रेडिशन। इंग्लिश इपिक ट्रेडिशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है और ये मील का पत्थर साबित हुआ, एक मोनूमेंटल के तौर पे साबित हुई उनकी ये पोएम, जिसका नाम था द फेरी क्वीन। ओके, तो एडमंड स्पेंसर ने अपनी पोएम के अंदर किस तरह से लेयर बाय लेयर कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ावा दिया, साथ ही उन्होंने एक मोनूमेंटल कंट्रीब्यूशन दिया इंग्लिश इपिक ट्रेडिशन में। ये सेकंड आपका नेक्स्ट हेडिंग लिटरेरी स्टाइल एंड टेक्निक, आप इसके अंदर ला सकते हैं कि उनका लिटरेरी स्टाइल और टेक्निक क्या थी। तो ये पैराग्राफ आपको इस क्वेश्चन का जो है आंसर वो दे रहा है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ द पॉलिटिकल रिलीजियस डायमेंशन, मतलब राजनीति और धर्म को लेकर अगर हम उसकी बात करें तो क्या था इसके अंदर पॉलिटिकल रिलीजियस डायमेंशंस।
द पोएम फंक्शंस एज ए सेलिब्रेशन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट। इस पोएम के फंक्शन को जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो इसको सेलिब्रेट किया गया था एलिजाबेथ फर्स्ट के एरा में। सिम्बोलाइज्ड एज ग्लोरियाना, प्रतीक जैसे कि हम बता रहे हैं कि इसमें प्रतीकात्मकता का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। इसको सिम्बोलाइज्ड किया गया ग्लोरियाना के रूप में। द फेरी क्वीन, जिसे हम फेरी क्वीन के नाम से जान रहे हैं, मतलब इस पोएम के अंदर फेरी क्वीन को ग्लोरियाना के नाम से सिम्बोलाइज किया गया, जबकि इसका सेलिब्रेशन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पर किया गया था और पूरी तरीके से एलिजाबेथ को ही इंडिकेट करते हुए किया गया, ऐसे समझेंगे आप, ठीक है। इट ऑल्सो इम्बॉडीज प्रोटेस्टेंट आइडियल्स इन अपोजिशन टू कैथोलिसिज्म, रिफ्लेक्टिंग कॉन्टेम्प्रेरी रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स। ये एक It also embodies Protestant ideals in opposition to Catholicism। ये पोएम पूरी तरीके से कैथोलिज्म के अपोजिशन में लिखी गई या उसके प्रोटेस्ट में लिखी गई और कॉन्टेम्प्रेरी रिलीजियस कन्फ्लिक्ट को इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। द ब्लेंडिंग ऑफ चिवलर्की रोमांस विद नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा reinforces Spencer political aims, presenting the queen as a moral and divine authority। ये वो समय था जिस समय पर बहुत ज़्यादा चिवरलिक रोमांस की बात हो रही थी, नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे थे और स्पेंसर्स ने पॉलिटिकल एम्स को के दबाव में आकर, मतलब उनका अगर देखा जाए तो स्पेंसर्स का इसमें पॉलिटिकल लक्ष्य भी छुपा हुआ था, क्योंकि वो अपनी महारानी एलिजाबेथ को दिखाना चाहते थे एक मॉरल डिवाइन अथॉरिटी। अब समझ में आए तो पॉलिटिकल इशू इसके अंदर क्या है कि उन्होंने जो रानी थी उस समय की, जिसका नाम था एलिजाबेथ क्वीन को दिखाना था उनको एक मॉरल डिवाइन अथॉरिटी, क्योंकि उनके अपोजिट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे और लोग उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा उन्हीं के देश में प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। तो इसके बचाव में स्पेंसर ने पॉलिटिकल एम्स को ध्यान में रखते हुए द फेरी क्वीन नाम की पोएम को लिखा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज द कंक्लूजन। द फेरी क्वीन रिमेन्स सिग्निफिकेंट फॉर इट्स सिंथेसिस ऑफ एलेगोरी, आर्टिस्ट्री एंड आइडियोलॉजी। फेरी क्वीन पूरी तरीके से महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम देखते हैं इसके अंदर एलेगोरी का सिंथेसिस करना, आर्टिस्ट्री कलाकारी और आइडियोलॉजी इसके आदर्शवाद को। इट्स फ्यूजन ऑफ मिडिवल रोमांस विद रेनेसां ह्यूमनिज्म कपल्ड विद इट्स पैट्रियोटिक एंड मॉरल विजन। मिडिवल रोमांस में यानी कि मिडवल, जब हम बात करेंगे मिडवल एरा की, तो मिडवल एरा में रोमांस और ह्यूमनिज्म रेनेसां के साथ में जो चीज़ें फ्यूज़ हो रही थी, जो चीज़ें आपस में घुल मिल रही थी, उनमें देखा जाए तो द फेरी क्वीन को एक देशभक्ति पोएम भी कह सकते हैं और इससे मॉरल विज़न भी उभर कर सामने आता है, यानी उनका अपना नैतिकता का दृष्टिकोण था जिसको स्पेंसर ने सामने लाने की कोशिश की और साथ ही देशभक्ति को भी। सिक्योर्स इट्स प्लेस एज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ इंग्लिश लिटरेरी हेरिटेज। सिक्योर्स इट्स प्लेस, इसने अपना स्थान बना लिया और सुरक्षित कर लिया था इंग्लिश लिटरेरी हेरिटेज में। अपने इसी द फेरी क्वीन पोएम के माध्यम से स्पेंसर ने अपना स्थान पक्का कर लिया था इंग्लिश लिटरेरी हेरिटेज में एक कॉर्नर स्टोन के रूप में, यानी कि एक बहुत ही इस्टेब्लिश पत्थर के रूप में उन्होंने अपने स्थान को पक्का कर लिया था। इस पोएम को लिख करके लोगों ने जब उनको अप्रिशिएट किया और साथ ही उनका पॉलिटिकल एम भी था, क्योंकि उनको अपनी रानी एलिजाबेथ को बहुत अच्छी तरीके से डिवाइन और मॉरल वर्च्यू वाला दिखाना था। ये थी आपकी पोएम द फेरी क्वीन। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। मुझे नहीं लगता अब आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस पे फोकस करिएगा। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे इसी तरह से अकॉर्डिंग टू योर हेडिंग्स, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलने वाला है, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए अब एक चीज़ जो हम आपसे बार बार कहते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास हमारा चैनल पहुँचे और हमारी ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल साबित हो और वो एक अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में गेन करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए कि आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, अब इसी के साथ हम आपसे कहते हैं ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट।